In last lecture, we had completed m1 upon m2 mass of the bodies relation with their position inversely proportional r2 upon r1. Okay, where r1 is the position of m1 mass of particle and r2 is the position of m2 mass of the particle. So now we will start from a center of mass of continuous distribution of mass, continuous distribution of mass. देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब है सपोज यू हैव अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, देयर आर मास ऑफ अ बॉडी, ओके, और हर इसके अंदर कई सारे डिस्क्रीट पार्टिकल, दिस इज योर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, इस मास ऑफ द बॉडी सपोज I am taking this particle and the position of this particle from the center will be R. Okay, position of this particle. तो अब एक पार्टिकल के लिए पूरे मास ऑफ द बॉडी, एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम अलग है जहां पे कई पार्टिकल हैं, और एक मास ऑफ द बॉडी के अंदर के पार्टिकल, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इस पूरे मास ऑफ द बॉडी को, जो कि बॉडी क्या है, इररेगुलर है, इररेगुलर शेप में ये बॉडी है, और इसका हमें सेंटर ऑफ मास लेना है। तो जो ये सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का है आरसीएम, वो क्या है, समेशन ऑफ कितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, और समेशन ऑफ टोटल मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी। ओके, so now we will take this type of center of mass। लेकिन अगर बॉडी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, या बॉडी के कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एक स्मॉल पार्टिकल पूरी बॉडी में से लेते हैं और उस स्मॉल पार्टिकल के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब होल बॉडी पूरी, सपोज हमारे पास वायर है और मुझे इस वायर में इसकी पार्टिकल की पूरी टेंडेंसी पता करनी है, तो मैं इसकी पार्टिकल की छोटे अमाउंट को लेकर इसका इंटीग्रेशन करके, इसकी लिमिट रख के इसका कैलकुलेशन करूंगी, और जितना एक पर यूनिट एरिया के लिए मैं निकालूंगी, उसी तरह से मैं पूरी बॉडी का इवेल्युएशन कर सकती हूँ, चाहे वो पार्टिकल की टेंडेंसी के बारे में हो, या उनके मोशन के बारे में हो, या सेंटर ऑफ मास के बारे में हो। तो सपोज आई एम टेकिंग द सेंटर ऑफ मास dm। अब ये अगर पूरी बॉडी का मास m है, तो इसके स्मॉल पार्टिकल का मास होगा आपका dm, है ना, और ये रहा आपका पोजीशन अपॉन मास dm। ओके, तो ये रहा स्मॉल पार्टिकल का मास विद इट्स पोजीशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने 2 डायमेंशन में एक पार्टिकल ले लिया था, अब मैं 1 डायमेंशन का एक एग्जांपल लेती हूँ। तो आई एम गोइंग टू टेक
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको अच्छे से देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहाँ पे कई पार्टिकल हैं, मैंने एक स्मॉल पार्टिकल का मास लेकर उसकी पोजीशन के साथ उसे सेंटर ऑफ मास के फॉर्म पे शो किया, और स्मॉल पार्टिकल लेंगे तब हम उसको इस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकेंड, सपोज यू हैव अ रॉड। अब मुझे इसके सारे पार्टिकल जो है उनके कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ये इसमें जितने भी पार्टिकल हैं, तो मैं इस रॉड का एक यूनिट एरिया लेकर सॉल्व करूंगी। तो सपोज पूरी रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और एल लेंथ की रॉड का मास है एम, और अगर स्मॉल एरिया लिया हुआ है तो जो इसकी डिस्टेंस है, जो छोटा सा एरिया है, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, dx होगी, और इसका जो मास है स्मॉल एरिया का dm होगा। ठीक है, ठीक। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक्स एक्सिस में है, मैं इस रॉड को एक्स एक्सिस में मानती हूँ, कंसीडर करती हूँ। तो अगर सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी 0 से एल मैंने टोटल लेंथ ले ली, 0 से एल लिमिट हो जाएगी, और ये अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर एल लेंथ का मास एम है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल dx, और dx का टोटल मास कितना है, dm। तो इट मीन्स dm विल इज इक्वल टू m बाई एल dx। ठीक है, ये हो गई dm की वैल्यू। और सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ दिस रॉड वेरी करेगा 0 टू एल लिमिट पे dm डॉट x अपॉन टोटल मास। मैं इस छोटे या स्मॉल पार्ट के लिए निकाल रही हूँ, dx पार्ट के लिए। ये हो गया टोटल मास, है ना, 0 टू, इसका लिमिट नहीं है, मास ऑफ दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर ऑफ मास विल बी, क्या हो जाएगा, मैंने dm की वैल्यू यहाँ से रख दी, 0 टू एल m बाई एल इंटू एक्स dx। ओके, और ये हो गया आपका dm। अब m बाई एल को कांस्टेंट समझ के हम बाहर निकालेंगे, तो m बाई एल इंटीग्रेशन है dx के रेस्पेक्ट में, 0 टू एल एक्स dx अपॉन dm। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, m बाई एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू एल अपॉन m। तो m अपॉन एल इंटू m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो एक रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, एल बाई 2। अगर हम उसे एक एक्सिस के अलोंग कंसीडर करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एल बाई 2। चैन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चैन से रिलेटेड और इसमें होते हैं, तो इस मेथड से वो सॉल्व होते हैं बहुत ही आसानी से। जो इसके पहले वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क पावर एनर्जी में उस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं चैन से रिलेटेड जो इस मेथड से काफी अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी होल बॉडी में उसके स्मॉल पार्ट को निकालकर हम उसे इंटीग्रेशन के थ्रू लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं यूनिट मास ऑफ एरिया को लेकर, और उसके बाद
जब लिमिट लग जाती है तो ये होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट अ द सेंटर ऑफ मास अ रॉड, ठीक है। एंड दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ इरेगुलर बॉडी, ठीक। तो ये था आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। अब मैं और आगे इसके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास बताऊंगी जिनको आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा। इन्हें इनका हम कैलकुलेशन या इनका डेरिवेशन करना थोड़ा सा हेक्टिक भी होगा और इनका कोई यूज नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आपको लर्न करना है, तो मैं आपको सिर्फ उनका सेंटर ऑफ मास बताऊंगी। कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं और उनका सेंटर ऑफ मास आपको लर्न करना है। इनका डेरिवेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई खास यूज नहीं है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा पुटअप होता नहीं है। तो सपोज यू हैव अ बॉडी, अ रिंग। तो एक जो रिंग होती है, मतलब ऐसी बॉडी जो बीच में हॉलो होती है, ठीक है। और ये जो रिंग है या सेमी सर्कुलर रिंग है, इसमें इनका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी से बाहर होता है। फॉर अ रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ओके। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। दिस इज योर रिंग। इसका जो सेंटर होता है ना, ये यहाँ पे होता है सेंटर, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ वेरी करता है, यहाँ लाई रहता है। सपोज ये रिंग का जो रेडियस है वो आर है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास और सेमी सर्कुलर रिंग कह सकते हैं, कितना होगा? 2r अपॉन पाई के बराबर होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग 2r अपॉन पाई के बराबर होगा। 2r रेडियस 2r अपॉन पाई के इक्वल होगा। अब अगर हम डिस्क लेते हैं, सपोज यू हैव अ डिस्क। तो डिस्क क्या होता है? जस्ट लाइक योर चपाती, या जिसका एरिया क्या होता है? फिल होता है, हॉलो नहीं होता है। तो इसमें ये डिस्क है आपकी, और इस इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, अब ये डिस्क मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बनाती हूँ। इसका जो रेडियस आर है, इसका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के अंदर है, और रिंग का सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी से बाहर होता है। ये इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 4 पाई 4r 4r अपॉन 3 पाई के इक्वल होता है। 4r अपॉन 3 पाई के इक्वल होता है। आप सेंटर ऑफ मास नोट करते जाएं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क 4r अपॉन 3 पाई, ओके। कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास को आप देख सकते हैं। इसको हमें ऐसे ही लर्न करना है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज सेंटर ऑफ मास हेमिस्फेरिकल शेल और सॉलिड हेमिस्फेरिकल जो आते हैं। एक हेमिस्फेरिकल हॉलो होता है और एक सॉलिड होता है। सपोज दिस इज योर हेमिस्फेरिकल हॉलो, हॉलो हेमिस्फेरिकल ना। और दिस इज योर सॉलिड, दोनों एक साथ लिख देते हैं।
सॉलिड हेमिस्फीयर। तो अगर इसका सेंटर यहाँ होता है और इसका सेंटर भी यहाँ होगा, अब इसका भी रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो इनका सेंटर ऑफ मास आपका कुछ यहाँ पे ऐसे करके लाई होगा और इसका सेंटर ऑफ मास होगा r/2। हॉलो हेमिस्फेयर शेल का सेंटर ऑफ मास होगा r/2 एंड सॉलिड हेमिस्फेयर शेल का सेंटर ऑफ मास होगा 3r/8। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इफ बॉडी इज सिमेट्रिकल, अगर बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, सेंटर पे स्टेटेड होगा। मतलब उन्हीं बॉडीज का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा जो बॉडीज सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टेटेड एट द सेंटर। ओके, अब सिमेट्रिकल बॉडीज लेते हैं, जैसे कोन इज योर सिमेट्रिकल बॉडी, राइट। कोन इज योर सिमेट्रिकल बॉडी। एक कोन को आप टू इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो। टू इक्वल पार्ट में इसको इक्वल पार्ट में रखा जा सकता है बाय द सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। तो जो सपोज ये इसकी हाइट कितनी है, सेंटर से इसकी हाइट है h0, ये सेंटर है इसका। तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही, इसके सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है। अब ये सॉलिड है और एक हॉलो ले लेते हैं। दिस इज योर हॉलो कोन। दिस इज द हाइट फ्रॉम द सेंटर h। तो सेंटर ऑफ मास इनका सेंटर पे कुछ इस तरह से होगा h/3 फॉर हॉलो, और फॉर सॉलिड कोन द सेंटर ऑफ मास विल बी h/4। द सेंटर ऑफ मास विल बी h/4 फॉर सॉलिड, ठीक है। तो ये है आपके सिमेट्रिकल बॉडीज की सेंटर ऑफ मास, हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए। अब एक हम और लेते हैं, सर्कुलर आर्क। हाँ, तो एक लेते हैं सर्कुलर आर्क। ओके, सर्कुलर आर्क आपका कुछ ऐसे होता है, सेंटर से उसकी पोजीशन ऐसे डिफाइन होती है। सपोज ये रेडियस होती है और ये थीटा होता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये आपका सर्कुलर आर्क है। तो ये है हॉलो और एक सॉलिड बनाते हैं। एक सेकेंड, ये कोन नहीं है तो इसका ये पोर्शन नहीं होगा।
ठीक है, तो ये है आपके सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब ये सर्कुलर आर्क, ये सॉलिड है और ये है, तो हॉलो सर्कुलर आर्क का ये हम ऐसे मानते हैं कि सपोज यहाँ एक्स एक्सिस में है इसका आर्क, और यहाँ पे हम इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे वेरी करता है, तो सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, आर साइन थीटा अपॉन थीटा, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और सॉलिड का किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर हम लेंगे, 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम इसे सेक्टर भी कहते हैं, हालांकि सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ये हमारा सेक्टर भी कहलाता है। और ये प्लेट भी आप ले सकते हैं, इसको हम प्लेट भी कंसीडर कर सकते हैं और डिस्क भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डिस्क का ये पोर्शन लेते हैं, उसमें हमने हाफ पूरी सेमी डिस्क ली थी, उसका सेंटर ऑफ मास अलग था, इसको हम, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लेट, डिस्क, सेक्टर ऑफ सर्कुलर पाथ, ऐसे ले सकते हैं। दिस इज योर सॉलिड एंड दिस इज योर हॉलो। ठीक है, तो ये थी कुछ हमारी स्टैंडर्ड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इनका हम डेरिवेशन करना या वैसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ ये थी, रिंग से स्टार्ट हुई थी और ये डिस्क पे सेमी सर्कुलर डिस्क हमने लेकर बताया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक साथ दो बॉडीज दी हो, ठीक है, और वो दोनों बॉडी रेगुलर फिगर में हो, मतलब उनका सेंटर ऑफ मास हमारे लिए निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी एक साथ जॉइंट फॉर्म में दी हो, तो उसका हमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। पहली बात तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज। ऐसी दो शेप की बॉडीज जो एक दूसरे के साथ मिलकर तीसरे नए फॉर्म की बॉडी बनाते हैं। सपोज एक जो आइसक्रीम कोन होती है, वो कुछ इस तरह से आपकी होती है। और ये, तो अभी मैंने आपको सेंटर ऑफ मास बताया, अब ये पूरा फिल है ना, तो ये एक सेमी सर्किल डिस्क का काम कर रहा है और नीचे वाला क्या कर रहा है, हॉलो कोन का काम कर रहा है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हमने अलग अलग क्या है अभी देखा, एक तरह से लर्न कर लेंगे, तो अलग अलग सेंटर ऑफ मास पता है। बट इन दोनों बॉडी यानी कि कंपोजिट बॉडी है ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हम निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज जो मैंने ऊपर बताएंगे उनका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना, मतलब याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अभी इस फिगर को देखते हैं, ये क्या है, कंपोजिट बॉडी है जो एक सेमी सर्कुलर डिस्क और एक हॉलो कोन से मिलकर बनी है। तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से लेंगे कि इसका सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कंसीडर करेंगे। अब मैं सिर्फ ये दो पॉइंट बाहर निकालूंगी, पूरी बॉडी बिना शो किए या इनका डायग्राम बिना बनाए ही मैं सिर्फ दो पार्टिकल पे कंसंट्रेट करूंगी और इन दो पार्टिकल के लिए मैं कैलकुलेशन करूंगी। ठीक है, तो ये टू बॉडीज आर जस्ट लाइक दिस। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर, और ये आपका सॉलिड कोन मान लेते हैं इसको भी हम लोग, सॉलिड कोन। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास आपको अलग अलग पता है। ठीक है, लेकिन सपोज इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास
सपोज कंसीडर करते हैं यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों बॉडीज का, यानी कि हमें ये निकालना है। तो हम ये मिड पॉइंट थ्योरम जो मैथ्स में पढ़ते हैं फॉर्मूला वो भी है हमारे पास, और उसी से हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज कि ये m1 मास का है और m2 मास का है। अभी ये कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, मास भी गिवन है, तो सीधा सीधा है कि हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस मान के क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास सीधे तरीके से निकालेंगे। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फॉर फॉर दिस कंपोजिट बॉडी। ठीक है, किसी भी एक्सिस के अलोंग, मैं इसको एक्स एक्सिस मैंने लिया है, आप वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक एक्सिस के अलोंग मैंने इस कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास देख लिया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, कंपोजिट बॉडी ही लेते हैं, ताकि कंपोजिट बॉडी यानी टू डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी जब एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो आपको इनकी सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेट आप इजीली कर पाए। So we will take next example of composite body. Suppose this is your axis, एक आपको कंपोजिट बॉडी ऐसे दी हुई है और इसी से आगे जुड़ी हुई एक बॉडी है जो ऐसे दी है, और ये पूरा सिस्टम क्या है, कंपोजिट बॉडी का है। तो सपोज इसके ये प्लेट है और ये डिस्क है, तो इसके सपोज सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, या इसके एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैं पूरी बॉडी से एक पार्टिकल ले रही हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी के पार्टिकल का डिफाइन करना नॉट पॉसिबल है। इसको हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल को ले लेते हैं। अब उस अगर ये एक्सिस में है, कार्टेशियन सिस्टम में है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट को लेंगे। तो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होंगे कि जो प्लेट है, डिस्क है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस में सपोज एक्स डी और वाई डी। डी डिफाइन कर रहा है डिस्क को, इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स पी और वाई एक्सिस के अलोंग वाई पी, प्लेट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये मैंने वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, वाई क्या एक्स अभी नहीं मानते कुछ भी, ये जो है हमारा ये एल लेंथ का है। ठीक है, कंपोजिट बॉडी। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो सेम चीज, मैं इसके दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करूंगी, पूरी बॉडी को कंसीडर ना करने के बजाय। मैंने ये दो पॉइंट ऐसे लिए और इनको मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, पहली बात, इनके बीच का सेंटर ऑफ मास मैं कहीं से कहीं भी कंसीडर करूंगी। सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स सी वाई सी, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है इन दोनों बॉडी के बीचों बीच। एंड दिस इज योर सपोज डिस्क का मास है एम डी और प्लेट का मास है एम। ओके, ये है, और इसके कोऑर्डिनेट है और इसके कोऑर्डिनेट है। तो अब सेंटर ऑफ मास निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जैसा कार्टेशियन सिस्टम दे, आप इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू, भाई यहाँ पे कहीं पे भी इनके कोऑर्डिनेट को आप कंसीडर करके और इसके सेंटर ऑफ मास को, पॉइंट्स को बाहर निकाल के देखें, तो आप कहीं बीच में इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे और उसके बाद इसको एक्सिस के अलोंग एक एक करके निकाल लेंगे। सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास हम निकाल रहे हैं, है ना, प्लेट का मास है एमपी और एमडी है आपका डिस्क का मास। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, एमडी
XD प्लस MP YD, क्योंकि हम डिस्क का उसका एक्स एक्सिस के अलाउ निकाल रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस लेंगे, तो प्लेट का भी हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं। और टोटल मास इसी तरह वाई एक्सिस के लिए जब हम लेंगे अपॉन टोटल मास। ये तो हो गया दोनों एक्सिस के लिए, जो कि अब तक बताते आ रहे हैं। अब आपको कंपोजिट बॉडी का भी क्लियर हो गया होगा, बहुत टफ नहीं है, आसान है। बस दो पार्टिकल उठाइए, उनके कोऑर्डिनेट उठाइए और उनके मास को लीजिए और सेंटर ऑफ मास आपका डिफाइन हो जाएगा। अब हम इसी इक्वेशन से जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया है, अब हम इसका रिलेशन दिखाएंगे एरिया के साथ, और इसी तरह से आगे चल के रिलेशन दिखाएंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। जिस तरह से सेंटर ऑफ मास विद पोजीशन निकाला जाता है, वैसे ही सेंटर ऑफ मास टू बॉडीज की वेलोसिटीज का भी निकाला जा सकता है। वेलोसिटीज में सेंटर ऑफ मास हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है, क्योंकि पोजीशन क्या है आपकी, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही है। और इसी अगर वेलोसिटी में निकल सकता है तो एक्सेलरेशन के लिए हो सकता है। और जब मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा तो आपका फोर्स के लिए भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जा सकता है। एक एक करके सारे डेरिवेशन कराएंगे। तो ये आपके लिए एक तरह से क्वेश्चन भी था, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और आपको बस प्रोसेस ध्यान में रखना है कि हमें सेंटर ऑफ मास ईच एक्सिस के अलोंग कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया। अब अगर ये जो बॉडी है इसमें हम क्या ले रहे हैं, मास डेंसिटी। अगर हम एक मास डेंसिटी ले रहे हैं, सपोज मास डेंसिटी का क्या होता है, आपके पास अगर सरफेस मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, अगर सरफेस मास डेंसिटी है तो मतलब एक सरफेस जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं, या एक सरफेस को जब पूरी तरीके से हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या लेंगे, उसका एरिया लेंगे। तो मास ऑफ द बॉडी अपॉन एरिया। ठीक है। और अगर हम लीनियर मास डेंसिटी ले रहे हैं तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी अपॉन लेंथ। लीनियर मतलब वन डायमेंशन, किसी रॉड के लिए, किसी वायर के लिए वन डी डायमेंशन, वन डायमेंशन की से रिलेटेड चीजों के लिए ना, एक रॉड हो गया, एक लेंथ ऑफ वायर हो गया, जो एक एक्सिस के अलोंग गिवन होते हैं, वो आपका होते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो इट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है आपका 3D, जिसमें आपके सॉलिड कोन, स्फेयर और सॉलिड, ये सारे सॉलिड फॉर्म आते हैं। वन डायमेंशन आपका जैसे रॉड हो गया, वायर हो गया, और सरफेस जो है वो 2D डायमेंशन है ना, ये वन डायमेंशन है और ये 2D डायमेंशन है। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोन, ये सारी चीजें क्या है आपकी, सर्किल, 2 डायमेंशन फॉर्म्स होते हैं। तो वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए मास डेंसिटी कैलकुलेट होती है। तो अगर सरफेस मास डेंसिटी का मतलब होता है, या मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट, अगर हम सरफेस मास डेंसिटी लेते हैं तो मास पर यूनिट एरिया, लीनियर मास डेंसिटी लेते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ, और अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी लेते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। वॉल्यूम इसे लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और ये है आपका मास पर यूनिट
एरिया। ठीक है, क्या हुआ, सरफेस मास डेंसिटी का मीन हुआ मास पर यूनिट एरिया, इसीलिए m/a लिखा हुआ है। लीनियर मास डेंसिटी वन डायमेंशन रॉड है, लेंथ एक डायमेंशन में रखी हुई कोई भी लेंथ वाली कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसका लीनियर मास डेंसिटी से ही कैलकुलेशन करेंगे, मास बाय लेंथ। और वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसमें थ्री डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मास बाय वॉल्यूम मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो ये हो गए आपके डेंसिटी, मास डेंसिटी से रिलेटेड एरिया, लेंथ और वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो गया। या फिर आपको जब भी ये सरफेस लीनियर और वॉल्यूम से रिलेटेड है तो आप मास डेंसिटी को ऐसे यूज कर सकते हैं, m/a, m/l, m/v। अब उसके आगे अगर हमारा सरफेस है, इफ यही थ्योरी तीनों फॉर्म के लिए यूज होगी, इफ सरफेस मास डेंसिटी, अब मास डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट, और अगर सरफेस है तो एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज डिनोटेड बाय, क्योंकि डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं तो हम इसको भी डिनोटेड बाय सिग्मा। देन मास ऑफ bodies assumed to be uniform। ठीक है, हमें मास पर यूनिट के लिए चाहे वो एरिया है, लेंथ हो या वॉल्यूम हो, हमें जो फिगर दिया हुआ है, बॉडी दी हुई है, उसको यूनिफॉर्मली कंसीडर करना है और वो हमारा बॉडी जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे लेंथ, रॉड का लेंथ निकालना मेजरेबल है और वायर का लेंथ निकाल सकते हैं, तो हम लीनियर मास डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। कोई भी सरफेस दिया हुआ जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, दे आर यूनिफॉर्म बॉडीज और इनका हम मास पर यूनिट एरिया भी निकाल सकते हैं। सॉलिड में कोई भी सरफेस, स्फेयर और सिलेंड्रिकल कोन करके सॉलिड कोन दे दे, सॉलिड स्फेयर दे दे, सॉलिड सिलेंडर दे दे, तो हम क्या होते हैं, मास बाय वॉल्यूम पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको रिलेट करना है। और ये रहा आपका। अब इसके पहले जो हमने प्रूव किया था या हमने डेरिवेशन के थ्रू देखा था कि किसी भी कंपोजिट बॉडी का जो एक ही एक्सिस में दोनों के कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं, तो या फिर अलग अलग एक्सिस में भी देखा जाए तो कोऑर्डिनेट मतलब दोनों की एक्स और वाई एक्सिस की जो अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे हम सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं और उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास को एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर एक नेक्स्ट जो कंडीशन है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि इफ सरफेस मास डेंसिटी इज इक्वल ऑफ बोथ बॉडीज, दो बॉडीज हैं और इन दोनों बॉडीज की सरफेस मास डेंसिटी अगर इक्वल है, ओके, मतलब दोनों ने जितना एरिया कवर कर रखा है और दोनों के मास इक्वल होंगे, तो इनकी मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यही दो बॉडी ले लेती हूँ मैं, कौन सी, ये दो बॉडी ले लेती हूँ। अगर डिस्क की और प्लेट की दोनों की सरफेस मास डेंसिटी जो है वो क्या है, इक्वल है, तो मैं उसे कैसे रिटर्न करूंगी, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा पी। सिग्मा इज योर मास डेंसिटी, डी इज योर डिस्क और पी इज योर प्लेट। तो इसे हम क्या करेंगे, लिखते हैं ना, सरफेस मास डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास अपॉन एरिया ऑफ डिस्क। मास, सपोज डिस्क का मास लेते हैं और प्लेट का जो मास है वो एरिया ऑफ प्लेट अपॉन हो गया। इस सरफेस मास डेंसिटी को हम ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद इसका रिलेशन क्या बन रहा है,
इसका रिलेशन ऐसे है कि सिग्मा डी जो है वो मास अपॉन एरिया ऑफ डिस्क के इक्वल है। तो जो मास ऑफ डिस्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ डिस्क। इसी तरह से मास ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा? सरफेस मास डेंसिटी ऑफ प्लेट एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन ले लेती हूँ मैं। सपोज एक्स एक्सिस की इक्वेशन ले ली मैंने। टेक द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। तो पहली एक्स एक्सिस के अलोंग ले लूं अगर, इन इक्वेशन फर्स्ट सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या था? प्लेट का। और फिर उसके बाद डिस्क का एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और डिस्क का मास अपॉन टोटल मास, यही था। अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ जो मैंने यहाँ पे निकाली, एम डी और एमपी, यानी मास ऑफ डिस्क और मास ऑफ प्लेट का जो वैल्यू आया है उसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अब ये कितना है आपका? सिग्मा डी ए डी। अब सिग्मा आपका इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो मैं सिर्फ इसको सिग्मा कंसीडर करती हूँ। यहाँ से इसको सिग्मा कंसीडर करते हैं, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा एरिया ऑफ प्लेट। फिर एक्स डी सिग्मा एरिया ऑफ डिस्क अपॉन कैलकुलेट करते हैं, एक्स डी सिग्मा एरिया ऑफ प्लेट प्लस एक्स डी सिग्मा एरिया ऑफ डिस्क अपॉन सिग्मा एरिया ऑफ प्लेट प्लस सिग्मा एरिया ऑफ डिस्क। टेक द कॉमन सिग्मा, सेंटर ऑफ मास विल बी प्लस पोजीशन ऑफ डिस्क एरिया ऑफ डिस्क अपॉन एरिया ऑफ प्लेट एरिया ऑफ डिस्क। तो देखिए मास के बाद एरिया से कुछ इस तरह से सेंटर ऑफ मास हम रिलेट करते हैं। और अगर हमें एरिया वाइज निकालना है या सरफेस मास डेंसिटी गिवन है तो फिर हमारा सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट होगा? इस फॉर्मूले से होगा। इस फॉर्मूले को हमने कैसे कैलकुलेट किया ये मैंने शो किया, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ मास कंपोजिट बॉडीज देखा, जो एक्सेस के अलोंग हमने देख लिया। फिर कंपोजिट बॉडी का एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर उनके पार्टिकल एक एक उठाकर और उनकी कोऑर्डिनेट्स और उनके मास के अकॉर्डिंग एक्सिस के अलोंग हमने सेंटर ऑफ मास डिराइव किया। फिर सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट एरिया। और लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। वॉल्यूम मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इस मास जैसे सरफेस मास डेंसिटी अगर हमारी गिवन है तो इन्हीं को हम सेंटर ऑफ मास पहले कंसीडर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, या सेंटर ऑफ मास पहले हम कंपोजिट बॉडीज का क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ओके, और उसके बाद अगर सरफेस मास डेंसिटी दी हुई है तो कुछ इस तरह से उसको एरिया के फॉर्म में सेंटर ऑफ मास आपका आएगा। ठीक है, अगर दो बॉडी का सरफेस मास डेंसिटी इक्वल ले लें तो इस तरह से हमारा एरिया मास की जगह पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये है आपकी कंपोजिट बॉडी, और कंपोजिट बॉडी में अगर उसकी मास डेंसिटी इक्वल है तब की कंडीशन। ओके, तो अब हम ये कंप्लीट करने के बाद एक नए फॉर्म में आते हैं, और वो है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ टर्नकेटेड बॉडी। अच्छा, टर्नकेटेड का मतलब क्या होता है?
टर्नकेटेड, टर्नकेटेड मतलब बॉडी को कम करना। कोई भी आपकी बॉडी दिया हो, कोई भी यूनिफॉर्म फिगर दिया है, उसको हम जब कम करते हैं, उसका कुछ पार्ट हटा देते हैं, तो उसे हम टर्नकेटेड बॉडी कहते हैं। ओके, सपोज यू हैव अ डिस्क और सर्किल, कुछ भी कह लीजिए आप इसे अभी। ओके, और मैंने इसमें से अगर ये इतना फॉर्म हटा दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास कुछ इस तरह से ये फिगर बचेगा। और ये पोर्शन इसका होल में आएगा ना, या फिर ऐसा देखते हैं कि इसका इतना पार्ट निकाल लिया गया, ठीक है, तो ये होते हैं टर्नकेटेड बॉडी। अब इन टर्नकेटेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये टर्नकेटेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, सपोज मैं इसको डिस्क मान देती हूँ, ठीक है, दिस इज योर डिस्क। अब इस टर्नकेटेड बॉडी का मैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगी? सपोज इसका रेडियस है आर, का जो रेडियस है वो कितना है? आर है, या फिर R1 मान लेते हैं, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं R2। दिस इज योर R1 रेडियस सर्किल, और जब जो पार्ट हम इससे रिमूव कर रहे हैं, इसका रेडियस R2 है। ओके, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट x2 y2, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मैं कंसीडर कर रही हूँ x1 y1, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का, या फिर कुछ इस तरह से कि जब ये बॉडी, अभी इसे सेंटर ऑफ मास कंसीडर नहीं करते, ओके, जब ये बॉडी मैं इसमें से रिमूव कर दूंगी, इस पूरी होल डिस्क से मैं इतना पार्ट इसका रिमूव कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर बॉडी की साइड टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इस बॉडी का, ट्रंकेटेड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर हो जाएगा? बड़ी सी ये जो डिस्क है, ये जो होल बॉडी है, इसका मास अभी भी इस रिमूविंग पार्ट से ज्यादा है, तो हैवियर मास ऑफ बॉडी की टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स सी और वाई सी। ये आपका हॉलो पार्ट है, ठीक है। अब हॉलो रिंग का तो पढ़ा ही है। तो इस तरह से ये आपकी ट्रंकेटेड बॉडी कंप्लीट हुई, और उसके कोऑर्डिनेट, उसकी रेडियस और सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी की साइड शिफ्ट करेगा। अब सेम वैसे ही आप निकालेंगे सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, जो होगा वो होगा आपका m1 x1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? होल बॉडी से स्मॉल बॉडी क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, तो यहाँ पे अब माइनस लगेगा m2 2 अपॉन m1 माइनस m2, क्योंकि m1 is the heavier mass of the body and m2 is the smallest body mass। तो जब हैवियर बॉडी से स्मॉलेस्ट बॉडी को रिमूव किया जा रहा है, तो m1 माइनस m2। ओके, सेम y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, तो ये रहे आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट,
अगर कोऑर्डिनेट 3D है तो इसी तरह से z एक्सिस के लिए भी ट्रंकेटेड बॉडी है, और 3D डायमेंशन में अगर हम देख रहे हैं तो z के लिए भी m1 z1 माइनस m2 z2 अपॉन m1 माइनस m2, ये ऐसे हो जाएगा आपका z एक्सिस के लिए। ठीक है, तो हो गया आपका ट्रंकेटेड बॉडी का ये डेरिवेशन। ठीक है, अब कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी दे दे और उसमें से छोटे पार्ट को निकालना हो तो इसे हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट आते हैं, इसी सेंटर ऑफ मास से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मोशन, और मोशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं आपका एक्सेलरेशन, और आफ्टर इवेल्युएटिंग एक्सेलरेशन हाउ टू डिफाइन फोर्स सेंटर ऑफ मास। अगर हमें सेंटर ऑफ मास में देखना है कि फोर्स में, मोशन में, एक्सेलरेशन में क्या इसकी टेंडेंसी होती है, तो एक एक करके हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देख लिया जाए तो सपोज कोई भी पोजीशन का सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस की पोजीशन का सेंटर ऑफ मास हमने ले लिया तो यो सपोज आर ले लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों को ये डिफाइन करेगा। दिस इज योर आर सेंटर ऑफ मास, तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट mn rn। सपोज यू हैव n particles, टोटल मास अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी आर, मतलब डिफरेंशिएशन टू द पोजीशन वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू m1, आगे आ जाएगा डी आर वन अपॉन डी टी प्लस m2 डी आर टू अपॉन डी टी प्लस एन। ओके, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। अब पोजीशन के साथ डिफरेंशिएशन हमें देता है मोशन, वेलोसिटी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट डॉट mn vn अपॉन टोटल मास। ओके, आपको उसी फॉर्म में आगे बढ़ना है हर एक पैरामीटर के लिए। अब अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन दोनों साइड करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन में सेम रिलेशन देगा, राइट। अगर ये dv बाई dt हो जाएगा तो dv बाई dv1 बाई dt dv2 अपॉन dt, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो a नेट विल बी क्या हो जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक है, अगर पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं तो वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और ये रहा आपका एम एन बी, एक्सेलरेशन एन। अब मैं इस m1 m2 m3 डॉट डॉट जिसको मैं होल m नेट मान देती हूँ, टोटल मास मान लेती हूँ कैपिटल m। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक्सेलरेशन के पास ट्रांसफर करती हूँ, कैपिटल M यानी कि टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन, सही है ना, टोटल मास और टोटल एक्सेलरेशन m1 a1 प्लस m2 a2 mn an। अब ये हमें क्या दे रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन डिफाइन फोर्स। तो अब हमें क्या हो गया, F नेट हमें मिल गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 Fn। इस तरह से आपका पोजीशन, पोजीशन के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एंड आफ्टर एक्सेलरेशन वी विल डिफाइन द एफ नेट लाइक दिस। ओके, अभी हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, पोजीशन के साथ वन टाइम डिफरेंशिएशन से हमको मोशन यानी वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया, एक्सेलरेशन, उसके बाद आपका एफ नेट हमें मिल गया।
तो इस तरह से आपके सेंटर ऑफ मास हर एक पैरामीटर को सेम तरीके से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अगर इफ, अब इसी के आगे अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, अगर एफ नेट आपका 0 हो जाएगा तो डी वी अपॉन डी टी 0 हो जाएगा, तो वी क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, एक वेट फॉर अ सेकेंड, और अगर आपका वेलोसिटी 0 हो गया तो ये क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी पोजिशन के साथ 0 हो जाएगा, और ये आपको पोजीशन कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन आपको कांस्टेंट मिल रही है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रही है। ठीक है, अब अगर आपकी पोजीशन, और सपोज ये पोजीशन 0 कर दी हमने, अगर पोजीशन 0 कर दी तो देयर विल नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास में अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो ये आपको क्या देगा, आरसीएम विल बी 0, है ना, ये क्या देगा 0। तो अगर मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या सीधे सीधे आरसीएम की वैल्यू रखूं तो M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। और अगर कॉन्स्टेंटली ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 विल बी 0। अब इसी तरह पोजीशन आ गया, वेलोसिटी आ जाएगी, मोशन एक्सेलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास, और इसी तरह से ये आगे कैरी ऑन करते जाएंगे। अब अगर हमें स्मॉल पार्टिकल के लिए चाहिए ना, इस पूरे फिगर में अगर हमको कोई कॉन्टिन्यूअस वो दे दे, डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, और अगर हमें स्मॉल पार्टिकल के लिए चाहिए तो हम इसको सेम तरह से डिफाइन करेंगे, फॉर अ स्मॉल पोजीशन, राइट, फॉर अ स्मॉल पोजीशन, फॉर अ स्मॉल, फॉर इंस्टेंट पार्ट ऑफ वेलोसिटी या मोशन या एक्सेलरेशन, कोई भी हम ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम पार्ट बाय पार्ट पूरा सेम इसी तरह से लेते जाएंगे। ठीक है, कोई भी कंफिग्रेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, उसी फॉर्म में हर एक सिचुएशन में क्या कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो सेम ऐसे ही वेलोसिटी, पोजीशन। अब एक और चीज, जैसे पोजीशन से मोशन, मोशन से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से एफ नेट हमने डिफाइन किया है, इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सपोज हम एक्सेलरेशन से एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ मोमेंटम। जैसे अगर पोजीशन डिफाइन हो गई और सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारा मोशन भी डिफाइन हो रहा है, और एक्सेलरेशन भी डिफाइन हो रहा है, फोर्स भी डिफाइन हो रहा है, तो क्या मोमेंटम डिफाइन हो सकता है। तो देख लेते हैं, ए नेट हमारा क्या मिला था, या एक एक सेकेंड, वी नेट हमें क्या मिला था, है ना, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन क्या मिला था, M1 V1 प्लस M2 V2 MN VN अपॉन M1 प्लस M2 MN। ये M1 V1 क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है ऑफ nth पार्टिकल, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, द मोशन causes by the body by applying a force, और वो अपनी वेलोसिटी और मास के इक्वल होती है। तो v, ये आपका सपोज ये कैपिटल M है, कितना, कैपिटल M, तो v नेट के पास मैंने M को भी ट्रांसफर किया, तो ये आपका हो गया v M नेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ, हाँ,
ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर मैंने टोटल वेलोसिटी और mnet से निकाला, ये टोटल मास है ना, तो मैं इसको कैपिटल एम कंसीडर करती हूँ। ये होगा P1 P2 Pn। तो जिस तरह से फोर्स डिफाइन हुआ है वैसे ही आपका मोमेंटम डिफाइन होगा P नेट सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, जब एक सिस्टम की तरह ये काम करेगा, P1 P2 Pn। ये क्या है आपका, ये है आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। अब अगर इसमें आपका एफ नेट 0 हो जाए तो एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये होगा तो इससे रिलेटेड वेलोसिटी जो है आपकी वो क्या मिल जाएगी आपको, कांस्टेंट। अब अगर इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, वही इसकी प्रीवियसली जो मैंने डेरिवेशन में किया था, राइट, ये चीज अगर प्रीवियसली अगर उसने रेस्ट से शुरू किया है या इनिशियली वो रेस्ट में था, तो पोजीशन और इसका जो पोजीशन होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि उसको पोजीशन में इनिशियली उसने कोई चेंज नहीं किया, इनिशियली एट रेस्ट। तो वेलोसिटी मोशन भी आपका 0 हो गया, तो पूरा मोमेंटम का जो सिस्टम है वो भी 0। क्यों, क्योंकि मास तो है लेकिन मोशन नहीं हुआ, और इसकी वजह से मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम विल बी कांस्टेंट। ये होगा आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इसको मैं प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ, लीनियर मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन में। ठीक है, कंजर्वेशन इसको हम प्रीवियसली अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये आपका सेंटर ऑफ मास विथ पोजीशन हर एक पैरामीटर के लिए सेम तरीके से क्या होता है, काम करता है। ठीक है, यहाँ से हमने मोशन का सेंटर ऑफ मास देखा, वन टाइम डिफरेंशिएशन विथ पोजीशन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी वन टाइम डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा। टोटल मास को ए के पास अगर ए नेट के पास एम नेट चला जाएगा या टोटल मास ऑफ द बॉडीज चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा एफ नेट का सेंटर ऑफ मास F1 F2 डॉट डॉट Fn। और इसमें अगर ये कंडीशन अराइव होती है कि सपोज एफ नेट 0 है तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा, अगर पोजीशन 0 है या वेलोसिटी 0 है तो पोजीशन कांस्टेंट मिलेगी, और अगर कोई पोजीशन यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बॉडी में, तो क्या है आपका सेंटर ऑफ मास, जो टोटल सेंटर ऑफ मास है ये RCM 0 रखेंगे, और इसी तरह से हर एक पैरामीटर के लिए चीजें आ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन और अराइव होता है कि क्या जिस तरह से फोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी पोजीशन के लिए सेंटर ऑफ मास सेम तरीके से वेरी करता है, क्या मोमेंटम के लिए करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि हम m1 v1 वेलोसिटी के या मोशन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास देखते हैं और ये करता है।